Hello friends, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and today's topic of discussion is how to increase your investment AUM. अगर आप एक FPD हैं यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपने अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट AUM ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जितना सोचा था उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट AUM है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें हम बताने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज़ योर इन्वेस्टमेंट AUM। और इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सेंट्रिसिटी। सो आदित्य सर, वेलकम टू सेंट्रीशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंट्रीशाला में, आज आपने टाइम निकाला और आप आए। सर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो FPD हैं उनके लिए, कि किस तरीके से वो अपना इन्वेस्टमेंट AUM ग्रो कर पाएँ। सो अनुज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ जी। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद एज एन RM, एज अ फ्रंट लाइन RM इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। और मैंने ये प्रोसेस और ये स्ट्रगल अप फ्रंट देखी है कि नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर किए जाएँ। नए क्लाइंट्स अगर एक्वायर होते हैं तो उनका वॉलेट शेयर जिसको बोलते हैं, उनका अगर एक्स अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो है उसका कितना हम मैनेज करते हैं वो कैसे इंक्रीज़ किया जाए, क्रॉस सेलिंग कैसे की जाए और AUM कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें मैंने अप क्लोज देखी हैं। इसलिए ये टॉपिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने के लिए कुछ ब्रॉडर पॉइंट्स हैं और कुछ फाइनर पॉइंट्स भी हैं। तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सम वेरी ब्रॉड पॉइंट्स, बट ये काफ़ी रेलेवेंट है। इनफैक्ट इनसे रेलेवेंट कोई पॉइंट है ही नहीं। राइट। और कुछ मैं ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो सुनने वाले को लगेगा कि ये तो मतलब ऐसे पॉइंट है जो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है डायरेक्टली टू सेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और इंक्रीजिंग AUM, बट मेरे हिसाब से काफ़ी मायने रखते हैं। बिकॉज ये जो बिजनेस है, जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस बिजनेस एंड जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, दिस इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमंस। और जब हम इंसानों से, ह्यूमन से डील करते हैं तो ये जो स्किल सेट्स हैं ये कॉमन स्किल सेट्स हैं, ये काम आती हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, इज़ बेसिकली हैविंग अ जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। ओके। अब जैसे अराउंड यू का मतलब मेरा ये है कि जिसको हम जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, लोकल अफेयर्स, इंडियन अफेयर्स बोलते हैं, कैपिटल मार्केट्स के बारे में, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप एक कस्टमर के साथ, जब आप क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और ख़त्म करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि आप एक ह्यूमन से डील कर रहे हैं और आपकी उनसे कोई रिलेशनशिप है या आप बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है कि क्या सिनारियो चल रहा है, पॉलिटिकल सिनारियो क्या चल रहा है, कैपिटल मार्केट्स में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कहाँ कौन सी जंग हो रही, थोड़ा बहुत हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपसे थोड़ी इंटरेक्शन वो बढ़ाएगा, कस्टमर आपसे बढ़ाएगा। और इसी कॉन्वर्सेशन और एंगेजमेंट के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की बातें भी होती हैं और डिस्कशन भी बहुत ही फोकस्ड डिस्कशन होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें उसके पहले डिस्कस होती है जिसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो एक जनरल अवेयरनेस होना, और अवेयरनेस कैसे मिलती है, यू शुड न्यूज़पेपर्स डेली हमें पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स हमें पढ़नी चाहिए, जनरल मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल रिलेटेड मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, आर्टिकल्स होते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। एक हैबिट होनी चाहिए कि दिन में हम कम से कम हाफ एन आवर टू 1 आवर जो है रीडिंग को दे रहे हैं। जितना हम रीड करेंगे उतना नॉलेज असिमुलेट करेंगे, उतना ही हम डिस्कशन कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छा स्किल सेट मैं जनरली मानता हूँ, नॉट ओनली फॉर दिस इंडस्ट्री, द इन्वेस्टमेंट वेल्थ इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, बट एनी अदर प्रोफेशन ऑल्सो इन जनरल। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड काफ़ी ब्रॉड पॉइंट है, और किसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने जिसने मेरा करियर शेप किया था जब मैंने शुरू किया था, और एक पॉइंट मैं हमेशा याद रखता हूँ, हो सकता है कि मैंने इस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया और मैं इसमें बचपन से ही काफ़ी वीक रहा, बट हमारी बेसिक मैथ्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब कोई पूछेगा बेसिक मैथ्स का इससे क्या लेना देना है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली द वेल्थ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इन सब में नंबर्स इन्वॉल्व है। तो टिपिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं इसमें रिटर्न कितना आएगा, इसमें कितने परसेंटेज रिटर्न आएगा, मेरा ये जैसे इक्विटी कितना परसेंट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो है, अगर मैं 10% रिटर्न कमाऊंगा अगले 10 साल तो मेरा क्या रिटर्न बनेगा, XYZ। तो काफी नंबर्स की डिस्कशन होती है। इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं कि आज हम SIP कर रहे हैं तो कितना रिटर्न आ सकता है, 20 साल में कितना आएगा, 15 में करें। सो अगर हमारी बेसिक मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है
और हम कस्टमर के सामने, क्लाइंट के सामने डिस्कस करते टाइम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो किसी को भी लगेगा कि यार इसकी तो नंबर्स ही ठीक नहीं है, तो फिर ये मेरे को एडवाइस कैसे करेगा, मेरे को प्रोडक्ट सही कैसे बताएगा। तो ऑल्दो इसका कोई बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट ये एक इंप्रेशन थ्रो करता है, एक प्रोजेक्शन थ्रो करता है कि एक दूसरा आपके सामने जो आपको बता रहा है वो वैलिड चीज़ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सो हैविंग अ जनरल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस एक्सेट्रा, जिससे आप थोड़ी बहुत मेंटल मैथमेटिक्स भी कर सकें, दैट इज़ अ वेरी वैल्यू एडेड स्किल व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी आप करते हैं, चाहे जो भी हो, वो एक ठीक ठाक स्किल सेट रहता है। तीसरा जो अब मैं एक थोड़े से और डायरेक्ट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा, जो एक है कांस्टेंट एंगेजमेंट। अब ये कांस्टेंट एंगेजमेंट क्या है? कांस्टेंट एंगेजमेंट ये है कि आप एक कस्टमर को मनी चर्निंग या क्लाइंट को मनी चर्निंग मशीन ना समझें कि मेरे पास 20 क्लाइंट हैं या मेरे पास 30 क्लाइंट हैं, मैं उनसे बस 2 टूक ये बात करूँगा कि सर ये प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए और मैं उसमें से कमीशन कमाऊँ और घर जाऊँ। अगर मेरा ये बहुत ही डायरेक्ट और अब्रप्ट अप्रोच रहेगा तो कस्टमर के और इन्वेस्टर के दिमाग में भी ये प्रोजेक्शन रहता है कि ये मेरे पास आएगा, 2 प्रोडक्ट की बात करेगा और इसको मेरे को बेच के चला जाएगा, इसके बियॉन्ड को इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये जानना नहीं चाहता कि मेरे को ज़रूरतें क्या है, मेरी ज़रूरतें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। इससे होता है कि कभी कभी हमारा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रह जाता है। अगर मैं पूरी तरह से नीड्स नहीं समझता, हो सकता है मैं उसको अंडर सेल कर रहा हूँ, मैं उसकी कैपेसिटी टू गिव मी इन्वेस्टमेंट्स इज मच मोर, बट मैं वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं उसे एंगेज नहीं करके रखता हूँ। तो और दूसरा कि जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे द इन्वेस्टर इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ मशीन। सो उसकी भी रिक्वायरमेंट वही होती है जो किसी और की होती है, विच इज़ कि मेरे साथ अगर कोई मेरा एडवाइज़र है, अगर मेरा कोई कॉन्फिडेंट है, तो वो मुझे कॉन्स्टेंटली बात कर रहा है, मेरे जो इमोशंस चल रहे हैं उसको उसको वो समझ रहा है, उसके हिसाब से मुझे एडवाइस दे रहा है। फॉर एग्जांपल काफ़ी बार ये होता है, मैंने देखा है, मैंने अपने 20 साल के करियर में देखा है और मैंने खुद भी कभी कभी किया है, जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, विच इज़ दैट कि जब मार्केट सही चल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, मार्केट भाग रही होती है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हम बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार जाते हैं, हम बोलते हैं सर और पैसे दे दीजिए और पैसे दे। बट जब थोड़ा करेक्शन होता है, रिटर्न नहीं आ रहा होता, हम कोई उनसे बात नहीं करते हैं और उनको इग्नोर करने लगते हैं कि चलो इनके साथ तो फिर से जाके वही झपड़ करनी है, उनके साथ जाके फिर से वही बात करनी है, तो लेट्स इग्नोर देम। और कस्टमर कभी भी कॉल भी करता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाता है, कस्टमर कॉल भी करता है और हमका फ़ोन डर के मारे उठाते नहीं है। अब वो ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे डर लगता है कि मैं उसे क्या बोलूँगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हम फंड मैनेजर नहीं हैं, वी आर नॉट एसेट मैनेजर्स, वी आर नॉट इन दैट, वी आर इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और एट द मोस्ट अगर मैं आ रही हूँ इन द एडवाइजरी बिजनेस, और मैं रिटर्न्स को या मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं एक ही 2 चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ वो, या मैं जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, मैं मिस सेल तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी की अगर रिक्वायरमेंट है अपने फंड्स की 2 साल में, तो मैं कोई 10 साल का प्रोडक्ट तो उसको नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मैं एसेट एलोकेशन कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं वो डिसिप्लिन ला सकता हूँ कि सर मैंने आपकी नीड्स एनालाइज करी हैं, मैंने आपके गोल्स एनालाइज करे हैं, उसके हिसाब से मैंने आपका एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें लेट्स हाइपोथेटिकली से, जस्ट एक एग्जांपल है, कोई सच्चाई नहीं, जैसे मैंने 50% डेट 50% इक्विटी का मैंने पोर्टफोलियो बनाया। अब ये अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है और बुल रन चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, कस्टमर कोई 80% इक्विटी में तो नहीं चले जा रहा है और रीअलाइनमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। बट मैं परफॉर्मेंस, मार्केट, ये सब फैक्टर्स नहीं कंट्रोल कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कस्टमर को हमेशा ये याद दिला सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ और एंगेज कर सकता हूँ कि सर डोंट बी अफ्रेड, don't get too excited, don't be afraid of a falling market, don't get excited because of bull market, keep your cool, stick to asset allocation, stick to your short term, medium term, long term goals and just let it be. Sometimes जैसे हम कहते हैं boring is good, हर टाइम एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होती, हर टाइम अग्रेशन सही नहीं होता, तो ये चीज़ें मैं कंट्रोल, तो एंगेजमेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टेंटली कस्टमर से बात करना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हर कस्टमर से एटलीस्ट once every 2 days तो बात करनी ही करनी चाहिए, ताकि हम उससे रहें, चाहे उनसे कॉन्स्टेंटली बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि एक कस्टमर होता है, एक इन्वेस्टर होता है जो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल सर्कमस्टांसेस, लीव अलोन मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, किसी पर्सनल रिक्वायरमेंट की वजह से अपना पोर्टफोलियो पुल आउट कर लेता है कि भाई उसको शायद हाउस परचेज करना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जो भी आ गया, और
जब वो अपना निकाल लेता है पोर्टफोलियो तो तुरंत हमें लगता है अरे ये तो कस्टमर खत्म हो गया, अब मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनसे अब छोड़ो, इनको इग्नोर कर दो। तो ये इतना अच्छा बिहेवियर मेरे हिसाब से नहीं है, एटलीस्ट इन दिस, बिकॉज हो सकता है उसके पास दोबारा फंड्स आ जाए 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। आपको अपना बिजनेस तो छोड़ के जाने नहीं वाले, तो वो जो उससे 2 साल बाद टच में होगा उसी को बिजनेस जाएगा, तो इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। सो वन शुड रिमेन, द इन्वॉल्वमेंट शुड बी कॉन्स्टेंट। नाउ कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स, अब मैं अप्रोच की बात करूँगा कि ये सब तो ठीक है, बट मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? मेरा अप्रोच फ्रॉम डे 1 शुड बी 2 pronged। पहला इज गोल प्लानिंग, जो मैंने पिछले कुछ काफ़ी वीडियोस में भी हमने कवर किया। दूसरा इज एसेट एलोकेशन। इनफैक्ट ये 2 अलग चीज़ें नहीं है, एक यू नो इट्स द 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है। गोल प्लानिंग इज मोर इंडिविजुअल एंड डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टेज। जैसे मैं यंग हूँ, मैंने अपना करियर शुरू किया, तो गोल प्लानिंग मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है कि मैं अब अगले 25 साल 30 साल काम करूंगा, तो मैं किस तरीके से अपना कॉर्पस बनाऊं कि 30 साल बाद मैं रिटायर हो सकूं या अपने गोल्स पूरी कर सकूं। और एसेट एलोकेशन क्या है कि ये थोड़े टाइम बाद ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वैसे तो हमेशा ही होता है, बट थोड़े टाइम बाद ज़्यादा होता है कि जब मैं रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ या मैं एक लाइफ स्टेज 2-3 कवर कर चुका हूँ, तो मेरा एसेट एलोकेशन कैसा रहना चाहिए। बट मोर और लेस बोथ आर वेरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एक जो सर FPD है, जिसको हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, वो कैसे अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन करके अपना जो इन्वेस्टमेंट AUM है वो इंक्रीज कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। सो वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सेंट्रिसिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स है, सेंट्रिसिटी जो मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, इसमें वैसे ही ये टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल है। गोल प्लानिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टूल अवेलेबल है, एसेट एलोकेशन का भी टूल अवेलेबल है, रिस्क असेसमेंट का टूल अवेलेबल है। तो ये वैसे तो टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल हैं, और भी होंगे आई एम श्योर मार्केट में, जिनसे आप ये कर सकते हैं, बट ये ऑफन इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक लॉजिकल थिंग्स। जैसे गोल प्लानिंग है, गोल प्लानिंग का मतलब क्या है? पहले आप सबसे पहले अपना एज पर योर इनकम, एज पर योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आप पहले एक इमरजेंसी कॉर्पस बनाते हैं। हाँ जी। कि कोई भगवान ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो जनरल इमरजेंसी हो, सोशल इमरजेंसी हो, या आपकी कोई पर्सनल इमरजेंसी हो, उस टाइम पे आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए विच विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट। सेकंड इज दैट आपके, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये जो आप बोल रहे हो कॉर्पस, तो ये मतलब कितने मंथ्स के लिए हम रख सकते हैं? आइडियली ये कहा जाता है कि 6 months का तो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक इमरजेंसी आती है तो इट टेक्स अबाउट 6 months टू टाइड ओवर। तरीके से जो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये माइंड में रखना है कि भाई 6 months का मे बी वो लिक्विड फंड में रख सकता है। लिक्विड फंड में, आप ट्रस्ट फंड जैसे फंड में you can park it so that it is available at your whim and fancy and it should not आपको कोई exit cost ना bear करने पड़े उसमें बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम ना लगे उसको लिक्विडेट करने में। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट। सेकेंड इज कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म कवर और मेडिकल कवर शुड बी इन प्लेस, क्योंकि जान है तो जान है। अगर आप यू नो इफ यू कैन कवर योर मेडिकल बिल्स तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और अगर आप भगवान न करे आप इफ़ यू आर नॉट अराउंड तो आप यू नो आपके घर वालों पे ज़्यादा बोझ ना है, उसके लिए टर्म कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें जब कवर होती है उसके बाद एक्चुअल गोल प्लानिंग आती है कि मेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ये गोल्स क्या हैं। कि शॉर्ट टर्म में जैसे मुझे 3 महीने बाद गाड़ी खरीदनी है, 6 महीने बाद वेकेशन पे जाना है। मीडियम टर्म में जैसे मेरे को 10 साल बाद घर खरीदना है, 15 साल बाद बेटी की शादी करनी है, या बच्चों को अब्रॉड भेजना है एजुकेशन के लिए। लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट है। अब इस सब के लिए मुझे क्या करना है अगर मैं 30 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 ज़्यादा का हूँ। एसेट एलोकेशन में जो चीज़ें कवर होती हैं कि जनरली एज के हिसाब से मेरा डेट इक्विटी एलोकेशन क्या होना चाहिए। जब थोड़ा एजड होने लगता हूँ तो इक्विटी कम होना चाहिए, इनकम यील्डिंग एसेट ज़्यादा होनी चाहिए, डेट ज़्यादा होना चाहिए। मैं यंग हूँ तो इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, डेट कम होनी चाहिए, ये सब। और मार्केट सिनेरियो भी होता है कि आज मैं अगर एक बुल फेज में हूँ, जैसे इंडिया भी है जिसमें इन्फ्लेशन कम है और मार्केट्स आर डिलीवरिंग, तो मेरा इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अगर द एज प्रोफाइल परमिट्स। सो ऑल ऑफ दिस थ्रू अ टूल और जनरली इंट्यूटिवली ऑल्सो यू कैन डिटरमाइन फॉर अ क्लाइंट अकॉर्डिंग टू विच यू कैन डिजाइन अ पोर्टफोलियो। तो अगर मैं आपकी बात को शॉर्ट में बताऊं तो एक जो FPD है उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करके या फाइनेंशियल प्लानिंग जो एसेट एलोकेशन करके देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए। सबसे पहले उसने एक लिक्विड फंड बेच दिया जाते ही, उसके बाद रिस्क पे आया, रिस्क कवर किया, उसने इंश्योरेंस बेच दिया, उसमें भी उसने मेडिकल भी दे दिया और टर्म प्लान भी दे दिया। उसके बाद जो बचा फिर उसने इन्वेस्टमेंट भी करा दिया एसेट एलोकेशन, और वो भी अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट भी करे, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, राइट। सो यू कैन कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम ओनली इफ यू नो द एंटायर नीड्स ऑफ द क्लाइंट इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग फोकस्ड कि ये प्रोडक्ट मैं दूंगा और ये प्रोडक्ट देकर आ जाऊंगा।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हम कवर कर सकते हैं? दैट ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि हमारी थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा, सेकंड पॉइंट ये था मेरी बेसिक मैथमेटिक्स थे, थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट रहे, फोर्थ पॉइंट मेरा ये था कि गोल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन की अप्रोच रहे, फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट जो मेरे हिसाब से, एंड दिस इज जस्ट माई ऑल माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ नॉट दैट यही ब्रह्म वाक्य। तो जो फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है वो ये है कि हमें वी हैव टू एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर focus on a very diversified range of products. Okay. That is why I am constantly using the term and at Centricity we use the term financial product distributor, FPD, and not just mutual fund distributor or MFD. क्योंकि we are not focusing just on mutual funds. Mutual funds, although एक बहुत ही बेहतरीन asset class है, it's the backbone, cornerstone of any portfolio. But it is very important कि हम diversified range of products पर ध्यान दें, focus करें। ये मुश्किल काम है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स, फिर आपको कस्टमर को भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स समझाने, तो ये मुश्किल टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट इज़ वर्थ इट बिकॉज द मोर डाइवर्सिफाइड इज द पोर्टफोलियो, इट इज़ ए गुड फॉर द क्लाइंट एंड सेकंड इट इज़ गुड फॉर योर ओन इनकम सोर्स, अर्निंग्स के लिए भी बेटर, अर्निंग्स के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कॉन्स्टेंटली अर्निंग्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, बहुत कम होता है और ये होगा, इट इज हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि जितना AUM बढ़ता जाएगा फंड का, फंड हाउस का, उसका एक्सपेंस कम ही होगा, इट इज गुड फॉर द कस्टमर। बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर you have to ensure that your earning capacity does not come down because you're focused on only one product class. तो आपको you have to focus on different आपको, और it is good for the client also कि उसके तरह तरह के products उसके portfolio में हैं, he is able to buy bonds also, NCDs also, he is able to buy say P2P products also, he is able to buy PMS and AIF also if he is a higher ticket client, तरह तरह के MFs तो खरीद सके, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी खरीद सके। तो फ्रॉम इनकम पर्सपेक्टिव ऑल्सो हमारा इनकम सोर्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी हेज्ड, it should be protected, and it is good for the client also. So Anuj, in short, these are the 5 broad points which I think are sure shot, not sure shot, sure shot is a very strong word, but are very good skills to have or good approaches to have if you want to increase your. इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे आपने इस तरह के वीडियोस देखे होंगे, there are many ideas, but ये बहुत short term ideas होते हैं कि हम we conduct training programs for your clients, or we conduct लर्निंग प्रोग्राम्स और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सब तो है ही, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। बट जैसे एंगेजमेंट के अंदर आ जाएगा कि मैं क्लाइंट के ऊपर टाइम स्पेंड करता हूँ टू मेक हिम अवेयर एक्सेट्रा, तो ये सब तो है ही है। बट ये जो 5 मैंने ब्रॉड पॉइंट बोले, इन सब में हर चीज़ कवर हो जाती है। तो दिस इज़ माई हम्बल। नहीं, एब्सोल्युटली सर, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए आपने बताया, सिंस कि ये तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं जैसे आपने बोला, बट ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं आई थिंक आपने वो काफ़ी टच किए और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने बताया। सो इन शॉर्ट मैं आपको अपने सब FPDs जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग के रूट से और एसेट एलोकेशन के रूट से और अपनी अप्रोच से और अपने एक तरीके से कि अपनी जो अवेयरनेस बढ़ा के आप टोटल अपना इन्वेस्टमेंट AUM बढ़ा सकते हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग रूट के ज़रिए आप किसी का भी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, और एसेट एलोकेशन के जरिए आप अपना इक्विटी एज एन एसेट क्लास, डेट एज एन एसेट क्लास, गोल्ड, रियल एस्टेट, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करानी है वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ हमें थोड़ी अवेयरनेस चाहिए और सिर्फ हमको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए और थोड़ा नंबर्स में हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, AUM अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे कि आदित्य सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच आज टाइम निकाल के सेंट्रिशाला में आने के लिए। एंड व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।